नमस्कार, स्वागत आप सभी का मनी 9 की खास पेशकश भारत वर्ष का बजट। अब महज एक दिन बाकी है जब जो है निर्मला सीतारमण देश के सामने जो है बजट अपना पेश करेंगी। क्या कुछ उम्मीदें हैं बाजार को, क्या कुछ उम्मीदें हैं आम जन को, इन तमाम पहलुओं पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन खासतौर से शेयर बाजार को लेकर के आज के इस खास कार्यक्रम में बातचीत हम करेंगे और हमारे साथ बाजार के भीष्म पितामह कह लीजिए अजय बग्गा जी मौजूद हैं हमारे साथ और बहुत लंबे अरसे से बाजार को देख रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम खबरों को देखते सुनते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। अजय सर, आज के इस महत्वपूर्ण दिन पे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे कि आप सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि बाजार जिस तरह की रैली दिखाई बाजार ने और अब थोड़ा ठंडा पड़ रहा है कि इतना कुछ बजट से उम्मीदें लगाना भी ठीक नहीं है। और अभी आपकी क्या उम्मीदें हैं, बजट का फोकस कहाँ पर होगा? क्योंकि अभी सरकार दो तरफा तरीके से फंसी हुई है। एक तरफ जो उद्योग जगत है वो बड़े रिफॉर्म की उम्मीद कर रहा है, लेकिन सरकार को जो नंबर लोकसभा में मिले हैं वो उतने इनकरेजिंग नहीं है। क्या सरकार कोई सख्त फैसला ले पाएगी, खासतौर से तब जब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी सामने दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत सही कहा आपने विपुल जी। थोड़ा असमंजस की स्थिति है और जो पॉलिटिकल कैपिटल सरकार के पास होता, अगर आज वो 350 सीटों पे बैठे होते और जो आज के दिन में पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें बहुत फर्क है। तो अगर स्थिति उस तरह होती जैसे उम्मीद थी उनकी, तो आप कह सकते थे कि कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहले 1-2 साल सत्ता में आप पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करिए और फिर आगे जाके वेलफेयर की तरफ आप फोकस करना। बट अभी क्या है, अब बहुत तरीके से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और मैं कहूँगा 4 पहलू हमें देखने पड़ेंगे। जी। एक तो जिस तरह से बेहतरीन काम हुआ है पिछले 10 साल का या पिछले 6 साल का देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो लगभग 42 लाख करोड़, इस साल का भी 11 लाख करोड़ अगर मिला लें, 42 लाख करोड़ 6 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में लग चुका होगा, जो बहुत ही बेहतरीन है। वो कंटिन्यूटी हमें दिखती है, तो वो नंबर रहेगा, उस पे कोई शंका नहीं है। दूसरा है कि ये मोदी की बजट होगी या नायडू और नीतीश की बजट होगी, क्योंकि दोनों बहुत अहम हैं उनके पॉलिटिकल, सरकार के पॉलिटिकल सर्वाइवल में, और दोनों चाहते हैं कि स्पेशल पैकेज आए उनकी स्टेट्स के लिए। तो ये जरूर देखना पड़ेगा। तीसरा है कि प्राइवेट कंजम्पशन विपुल जी नहीं बढ़ी। पिछले 5 साल का अगर आप ग्रोथ रेट देखें प्राइवेट कंजम्पशन का, निजी तौर पे जो लोग करते हैं कंज्यूम, वो 4% से कम चल रहा है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि इंजेक्ट किया जाए पैसा के कंजम्पशन जरूर बढ़े। चौथा, प्राइवेट कैपेक्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही, और वो जब तक साइकिल नहीं चलती, देखिए इकोनॉमी के 4 स्तंभ होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और कंजम्पशन हो गया, तो सरकार जो करती है, फिर प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स, और चौथा रहता है एक्सपोर्ट्स आपका। अब एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं पा रहे, वो गुड्स एक्सपोर्ट जापान जैसी इकोनॉमी में मुश्किल हो रही है, कोरिया को मुश्किल है, चाइना को मुश्किल है, तो भारत के लिए इतना आसान नहीं है। चाहे हमने जरूर बढ़ाया है, बट वही 450 450 बिलियन डॉलर के बीच में हम अटके पड़े हैं। एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं सकते, पब्लिक में आपने कर दिया। जो 2 स्तंभ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये जरूर सरकार का फोकस रहेगा। और चौथा है रूरल। रूरल में डिस्ट्रेस है, रूरल में डिमांड कम है, क्लाइमेट चेंज करके, पिछले 1 साल एल नीनो के चलते, महंगाई के चलते, इस सब के चलते रूरल को किस तरह से आप और कंजम्पशन की ओर लाएं और उनको आप प्रोत्साहन दें। और 5वां एक इसमें ऐड कर लीजिए जो माइनर है, मुझे नहीं लगता ज्यादा फोकस ब्यूरोक्रेसी का रहता, पॉलिटिशियन का तो रह सकता है, मिडिल क्लास पे। तो जो 2013 से जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, 2013 का 1 रुपया विपुल जी आज के दिन में 51 पैसे का हो गया इन्फ्लेशन के चलते, बट आपके टैक्स रेट नहीं कटे।
आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ी, आपका एटीसी नहीं बढ़ा। तो लोगों के लिए जो आदमी 3 लाख 5 लाख भी कमा रहा था, आज वो हो गया है 1.5 लाख या 2.5 लाख कमाने वाला इन रियल टर्म्स। बिल्कुल। अब वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पुअर लोगों के लिए आप खाना भी दे देते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, वो सब हो जाता है। बट ये मिडिल क्लास 20 करोड़ जो अटके हुए हैं बीच में, जो ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, उनके लिए कुछ करना। बट मैं यही कह रहा हूँ, ये पांचवा है और बहुत कम प्रायोरिटी होता है, क्योंकि एक ये वोटिंग तबका नहीं है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मध्यम वर्ग की बात को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने महत्वपूर्ण बात कही वो है निजी निवेश को लेकर के। सर, कंपनियों के नतीजे जो हम देख रहे हैं वो उतने निराशाजनक, पिछले अगर हम 5 साल 8 साल की बात करें, निराशाजनक नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कैपेक्स पे खर्चा ना करना, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? मुनाफे में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, वजह इसकी क्या बड़ी मानते हैं? आपकी नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं, नए कारखाने नहीं लग रहे हैं, निजी निवेश कहाँ रुका हुआ है और उसके पीछे, इसके रुकने के पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? ये था कि 2003 से 2012 में जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हुआ भारत में, और फिर 16 लाख करोड़ उसमें बैंक्स के खराब लोन भी हो गए, तो ये ओवर एक्सपेंडिचर जो रहा, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, बैंक्स ने भी बैलेंस शीट क्लीन कर लिया, कंपनियों ने भी कर ली है। बट जब तक आप 80-85% पे ना जाएं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, एक तो ग्लोबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल ओवर कैपेसिटी है, चाइना के कारण जबरदस्त है। दूसरा, भारत में भी हमारा आउटपुट गैप अभी भी बहुत भारी है। तो ऐसे माहौल में किसी को फैक्ट्रियां लगानी, नया निवेश लेके आना, वो मुश्किल हो जाता है। और दूसरी अहम बात है, जो चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, नए तरीके के रिन्यूएबल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पैनल बनाने, विंड फार्म बनाने, इस तरह की चीजों में ज्यादा फोकस मेरे ख्याल से लगेगा। पीएलआई भी देखें, सरकार की बहुत एक सक्सेसफुल स्कीम रही है। 1 लाख करोड़ सरकार ने पीएलआई के तौर पे सब्सिडीज का ऐलान किया। उसके सामने 8 लाख करोड़ का ये सेल्स आने लग गई उन फैक्ट्री से जहां 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ, और 8.5 लाख करोड़ नौकरियां आ गई। उसमें से 8 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है, उसमें से आपका 3 लाख 20 हजार करोड़, 40% एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, मोबाइल्स का हो रहा है, डिफेंस का हो रहा है, इस तरह का एक्सपोर्ट, ऑटोस का हो रहा है, ऑटो एंसिलरी का हो रहा है। तो पीएलआई बड़ी अच्छी स्कीम रही है, बट आपको इसको और बढ़ाना है। और एक नंबर जो थोड़ा चिंताजनक है कि कोविड से पहले 2019 में अगर आप देखें, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग में था वो 12.1% था। आज बढ़ के 5 साल हो गए, आपकी आबादी भी बढ़ी, 5.5-6 करोड़ नवयुवक आ गए हैं इकोनॉमी के अंदर नौकरियां ढूंढते हुए, और आपका मैन्युफैक्चरिंग में जो तबका ये है, एम्प्लॉयड है, वो 11.5 पे आ गया। जबकि एग्रीकल्चर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो 42% होता, वो 45% हो गया। वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि 45% लोग सिर्फ 16-17% जीडीपी बना रहे हैं। ये कहीं भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। उनको आपको अर्बनाइज करके कंस्ट्रक्शन में डालना होगा, लेबर में डालना होगा, इंडस्ट्री में डालना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करानी होगी, या सर्विसेज में डालना होगा। जब तक वो आप एड्रेस नहीं करेंगे कि 60% जो देश है वो गांव में रह रहा है, उसमें से जो एम्प्लॉयड हैं भारतीय, 60 करोड़ भारतीय हैं, उसमें से 36-37 करोड़ भारतीय एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, जहां आउटपुट इतना नहीं है। तो वो गरीब ही रहेंगे अनलेस आप उनको चाइना की तरह अर्बनाइज करके ग्लोबल सप्लाई चेन में लेके आए।
जी, चलिए। एक बात आपने काफ़ी महत्वपूर्ण कही और उस पे बातचीत नहीं हो पाई, वो है महंगाई का। आपने जो आंकड़ा दिया कि 1 रुपए जो उस 2013 में कीमत होती थी, अब उसकी कीमत जो है महज़ 51 पैसे रह गई है। सर, ये महंगाई से निपटा कैसे जाए और क्या आपकी उम्मीदें हैं रेट कट को लेकर के? क्या आरबीआई रेट कट करेगा? फूड इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जो कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर उतने ज़्यादा बड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जब आप फूड इन्फ्लेशन को देखते हैं 11%, 12%। अब आप सब्जी लेने जाइए तो हर घर की गृहस्थी में ये विषय आजकल घर घर में बड़ी चर्चा का है कि क्या बनाया जाए। टमाटर सोचिए 100 रुपये से ऊपर किलो पहुंच रहा है, प्याज की हालत ख़राब है, लहसुन की हालत ख़राब है। कहाँ से सरकार से चूक हो रही है कि ये फूड इन्फ्लेशन को नियंत्रित नहीं कर पा रही है सरकार? और आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती कैसे बन सकता है ये महंगाई? देखिए, आरबीआई गवर्नर दो बार दो वक्तव्यों में, आज भी उनका वक्तव्य आया, 2 हफ्ते पहले भी बोल चुके हैं कि हम इन्फ्लेशन पे ही फोकस करेंगे। आरबीआई के लिए क्यों आसान है? एक तो है कि इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट रख के भी, अंकुश लगा के इकोनॉमी पे, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। अंकुश लगाने के बावजूद आप 8.2% ग्रो किए और इस साल 7.2 कर जाएंगे। नॉमिनल की बात हो रही है 11%। पिछले साल 9.6 से ज्यादा नॉमिनल की बात हुई थी। आई थिंक फाइनल फिगर तो बहुत उससे ज्यादा ही आएगा। तो आरबीआई कह रहा है भाई जब ग्रोथ है मैं क्यों रेट काटूं? अभी तो कोई टाइम ही नहीं है रेट कट करने का, और इन्फ्लेशन हमने जीती नहीं है। मेरा 4% का टारगेट है, 5% से ज्यादा आती है इन्फ्लेशन। आप कह रहे हैं +-2 से देखिए, मैं वो नहीं देख रहा, मैं तो इन्फ्लेशन देख रहा हूं। और अभी वो इसलिए भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको डर है कि फिस्कल स्लिपेज आएगा कि नहीं। अभी क्या हुआ है विपुल जी, एक चीज बहुत बेहतरीन हुई है कि लास्ट क्वार्टर पिछले फिस्कल का, तो जनवरी से मार्च में खर्चा नहीं हो पाया इतना, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे थे, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लग गया, और फिर अप्रैल मई में खर्चा नहीं हुआ। तो सरकार का कैश बैलेंस जो मार्च से अभी आया है, 1.7 लाख करोड़ सरकार के हाथ में आ गया एक्स्ट्रा। दूसरा, स्टेट्स ने भी खर्चा नहीं किया जनवरी से मार्च के बीच में। तो आपका फिस्कल डेफिसिट 5.6 के मुकाबले, 5.9 के मुकाबले 5.6 आ रहा है। उसके ऊपर से आरबीआई ने भारी भरकम डिविडेंड दे दिया। तो फिस्कल स्पेस आरबीआई ने काफी वैकेट कर दी है। वो ये समझ रहे हैं कि 3-4 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ आपके पिछले, जैसे आपके जमा खाते में थे और आपको इस साल खर्च करना है, ऐसा सोचिए। दूसरा, कैपेक्स का खर्चा नहीं हो पाया। कैपेक्स जो 17% बढ़ना था पहले क्वार्टर में, वो -14 बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे, तो आप नया अनाउंसमेंट कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको अब 35% पे कैपेक्स ग्रो करना पड़ेगा बजटेड नंबर करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कैपेक्स नहीं बढ़ाएंगे मैडम 23 तारीख को, क्योंकि उतना भी हम हजम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, डिफेंस ने 97% यूज किया है, रूरल डेवलपमेंट ने 94% यूज किया है। तो पूरा पिछले साल का भी यूज नहीं कर पा रहे, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। इस साल तो 3 महीने आपके निकल गए, ये चौथा महीना भी निकल गया बजट का। अब आगे देखेंगे, 2 महीने अब बरसात रहेगी अगस्त सितंबर में, ज्यादा कुछ काम होगा नहीं। तो 6 महीने में आपको 40% ग्रो करना पड़ेगा ये बजट मीट करने के लिए, वो सब होने नहीं वाला है। तो आरबीआई क्या सोच रहा है कि भाई आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मैं क्यों रेट कट करूं, और इन्फ्लेशन अगर भाग गया आगे तो सब मेरे को आके बोलेंगे। 4% मैंने कभी मीट ही नहीं किया टारगेट अपना, तो इसलिए वो जल्दबाजी में नहीं है। बट हमारी सोच ये है कि सितंबर में अगर यूएस का रेट कट आता है, जो लगभग निश्चित लग रहा है, तो आरबीआई के पास स्पेस बन जाएगा। ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस आरबीआई के पास स्पेस आ जाता है कि वो फिर दिसंबर या फरवरी तक 1 रेट कट और मार्च तक 2 रेट कट आने की हमें पूरी उम्मीद है। बट वो दिखा के नहीं करेंगे, अभी वो अंकुश लगा रहे हैं कि ज्यादा तेज मार्केट ना भाग जाए, ज्यादा तेज इकोनॉमी ना भाग जाए। वो अंकुश लगाई जा रहे हैं अपने स्पीच से कि अभी कोई रेट कट हमें दिखता नहीं, इन्फ्लेशन को काबू में करना है। तो यहाँ पर आपका मानना ये है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में 1 रेट कट और मार्च तक 2 रेट कट की उम्मीद हम लगा के चलें क्या सर?
जी जी। चलिए, तो ये तो बात रही रेट को लेकर, रेट कट को लेकर के, और वो अगर होता है तो निश्चित रूप से बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। अब बाजार पे लौटते हैं और पूरा फोकस अब थोड़ी देर का 10-15 मिनट का जो भी समय बचा हुआ है वो जरा बाजार पे बातचीत कर लेते हैं। सर, बजट से बाजार को क्या उम्मीदें हैं, और बाजार में पिछले 2 दिन के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग मान रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ एक कंसर्न है, और क्या बजट के बाद बाजार की गिरावट वो थोड़ा और गहरा सकती है? क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न है और तमाम चीज़ों को लेकर कंसर्न है। तो क्या बजट के बाद बाजार में कोई बड़ी गिरावट की संभावना देख रहे हैं आप, आशंका? एक तो है कि इतने सारे अब इन्वेस्टर और ट्रेडर आ गए हैं जिन्होंने एक साइकिल ही देखी है कोविड के बाद की, तो एक तरफा साइकिल देखी है, ऐसा झटका नहीं देखा। अब क्या 1-1.5% मार्केट गिरता है तो हम कहते हैं ब्लड ऑन द स्ट्रीट, जी तबाही हो गई, दिस दैट। हमने दिन के 6-8% वाले मार्केट भी देखे हैं, जब डबल सर्किट वाले मार्केट भी देखे हैं 2004-2009 में। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक, आपने आउट परफॉर्म किया है लास्ट 4 सालों में, इमर्जिंग मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, डेवलप्ड मार्केट को किया है। जबरदस्त पैसे बने हैं स्मॉल कैप मिड कैप में लोगों के, और वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ रही है। आप एसआईपीज देखिए, 20-21 हजार करोड़ ग्रॉस आ रहा है और 10-12 हजार करोड़ निकाला भी जा रहा है हर महीने। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि अच्छे पैसे बन गए हैं। दूसरा है, बहुत ओवरबॉट मार्केट है, एट वेरी हाई वैल्यूएशन पे है और ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे क्या हो जाता है, फिर कंसोलिडेशन चाहिए होता है मार्केट को, थोड़ा सा पड़ाव लेके ठहराव करता है, फिर वो पड़ाव बनाता है उधर, टाइम वाइज करता है कंसोलिडेट और फिर आगे बढ़ता है। ये फितरत रहती है मार्केट की, वो चलेगी। ये है कि अब हर 4-5 दिन में मार्केट नया हाई बनाता जा रहा है क्योंकि पैसा इतना आ रहा है। तीसरा है ग्लोबल। अब ग्लोबल में क्या हम पीक ऑफ द बबल के करीब आ गए? फेड जब रेट काटता है नॉर्मली मार्केट गिरते हैं, और सबसे भयंकर तो 1929 का था, फिर 2001 का जब .com बर्स्ट हुआ था बबल, मार्च 2000 में शुरू हुआ और 1 तक लंबा खिंच गया। फिर सितंबर 11 के टेररिस्ट अटैक के बाद उन्होंने 9/11 के बाद सितंबर 2001 के उसके बाद रेट कट आए और मार्केट कहीं नहीं गया काफी टाइम तक। तो फेड का रेट कट आता है नॉर्मली जब इकोनॉमी ठंडी होने वाली होती है, मार्केट पीक पे होता है, मार्केट गिरते हैं। ये इस पर ही थोड़ा एबनॉर्मल है क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने रेट हाइक किया और एक साल से एक ठहराव में है, बट यूएस की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, यूएस का कंज्यूमर भी अच्छा कर रहा है, स्ट्रेस दिख नहीं रहा, सॉफ्ट लैंडिंग वो करवा गए। ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से फेड रेट कट का इम्पैक्ट आता है। बट ग्लोबल एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो जो मोमेंटम और ग्रोथ स्टॉक चले थे उसकी जगह वैल्यू स्टॉक आ रहे हैं। तो ये 3 कारण है। एक के प्रॉफिट बुकिंग है, आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए। दूसरा, आपका महंगा मार्केट था ऑल टाइम हाई पे, तो नेचुरल होता है उस टाइम पे थोड़ा ठहराव लिया जाए। और तीसरा, जो ग्लोबल संकेत हैं वो थोड़े वीकनेस के हैं, वो भी ओवरबॉट मार्केट है, ऑल टाइम हाई मार्केट है ग्लोबली, तो उस लेवल पे भी हो सकता है कि कुछ करेक्शन आए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ठीक सर, चलिए तो इस बीच कुछ एक सेक्टर की बात कर लेते हैं। आपने सेक्टर रोटेशन का जिक्र किया, और अगर हम देखें कुछ एक सेक्टर तो ऐसे रहे कि एक महीने में शेयर 2-2, 3-3 गुने हो रहे थे। वो उसमें हमने देखा कि अगर हम पावर की ही जिक्र करें, आप हालांकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। 32 रुपये का शेयर अगर हमने देखा इरिडा का, वो 300 के ऊपर पहुंच गया और तब भी लोग उस पर जो है काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे थे। 400-500 की बात होने लगी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आप सर पावर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी बात सही है, कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पावर डेफिसिट की भी स्थिति बनी हुई है। तो अभी पावर क्षेत्र का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको, और क्या मौजूदा स्तरों पर भी पावर क्षेत्र में निवेश करने लायक है? और निवेश करें तो निजी क्षेत्रों की तरफ फोकस करें, या फिर आपको अभी भी पीएसयू स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं?
देखिए, पावर तो मल्टी डिकेड स्टोरी है, क्योंकि पावर से ही तो पूरा इकोनॉमी चलता है और हर वक्त किल्लत रहेगी। हाई ग्रोथ इकोनॉमी भारत जैसे, अभी कोयले के प्लांट भी हम नए लगा रहे हैं, क्योंकि यही रियलाइज किया है कि सोलार वगैरह बनते बनते टाइम लगता है, प्लस उसका कैपेसिटी बहुत डिफरेंट होता है। आधे दिन सोलार चलता है तो कितने वो इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बैटरी में स्टोर करके नहीं चला सकते पूरे के पूरे टाउनशिप, वो तो कोयले पे ही चलेंगे या गैस पे चलेंगे। तो मल्टीपल थ्रस्ट एरियाज हैं पावर में। बट जैसे आपने कहा वैल्यूएशन वाइज, और केवल पावर ही नहीं, डिफेंस आप देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप 50-100 के पीई पे हैं या 30 गुना आप प्राइस टू बुक चल रहा है किसी लेंडर के लिए, वो 30 गुना बहुत ज्यादा होता है। प्राइस टू बुक वो चलता नहीं है। बेस्ट प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ओवर वैल्यूड होते हुए 8 से 10 गुना होते थे। बेस्ट बैंक आपके पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने सफाई भी कर ली है, वो भी 0.51 टाइम्स प्राइस बुक चल रहे हैं। 30 गुना प्राइस बुक किसी भी लेंडर को देना बहुत वाजिब नहीं है। तो क्या होगा अभी, टाइम वाइज हो सकता है कि ठहराव लेना पड़े, या तो ये बहुत जबरदस्त ग्रोथ करें ताकि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए। दूसरा होता है या तो फिर प्राइस नीचे आए कि आपका न्यूमरेटर कम हो जाए प्राइस टू अर्निंग्स में, कि भाई आपका प्राइस नीचे आ गया। या तीसरा जो होता है कि आपको नए ऑर्डर मिले और उससे आपका पूरा बैलेंस शीट अच्छा लगने लग जाए, पी&एल अच्छा लगने लग जाए, और अगला साल फिर अगले कई साल, अब जैसे आज मैं पढ़ रहा था एक एक्सप्लोसिव कंपनी, अगर वो 100 रुपए की अपना टर्नओवर है उनका और उनकी ऑर्डर बुक है 3.5 गुना की, तो लोग कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा है और ये सब। बट वो एग्जीक्यूशन आपको देखना है, एब्जॉर्प्शन देखना है, और कहीं कुछ गिरने की स्थिति है। ऑल टाइम हाई पे क्या होता है, जब आप डिसअपॉइंटमेंट देते हैं मार्केट को, तो वो कहीं गुना आपको गिराता है मार्केट। और अगर आप एज पर टारगेट देते हो, तब हल्का सा गिराता है मार्केट आपको, बट गिरना तो जरूर है। तो ये जरूरी हो जाता है, और ऐसे में फिर सेक्टर रोटेशन करके आप कहीं और देख सकते हैं। बट पावर ओवरऑल ग्रोथ सेक्टर है और डिकेड्स का ग्रोथ सेक्टर है, बट वैल्यूएशन बहुत आगे भाग गए हैं। तो वैल्यूएशन देख के डालिए पैसा, और नहीं तो सबसे आसान क्या चीज है, अगर आपको ग्रोथ पे ही डालना है तो हर महीने पैसा लगाते रहिए और फिर बैठ जाइए। फिर रोज की खबरें मत देखिए, रोज उसको वैल्यू मत करिए, वो 10 साल में आपको अच्छा कमा के दे देगा। अपने आप जिस कंपनी को डूबना होगा वो डूबेंगे, जो बहुत ऊपर करेंगे वो करेंगे। डाइवर्सिफाइड रहिए और रेगुलरली पैसा लगा के रख लीजिए। अदरवाइज वैल्यूएशन के बेसिस पे रेलवे, डिफेंस, पावर अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी राह जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है अजय सर को, और उनका कहना ये वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, और माफ़ कीजिएगा, और मौजूदा स्तरों पर जो है या तो प्राइस करेक्शन हो, या तो इतनी बड़ी क्षमता विस्तार करे कंपनी, इतनी बड़ी संख्या में ऑर्डर्स मिले कि वो जो है प्राइसिंग पे कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो। अदरवाइज़ फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी तेज़ी के साथ वो ऊपर गए हैं। सर, आईटी पे आपका रुख जानना चाहेंगे। बहुत लंबे समय बाद थोड़ी सी जो आईटी के निवेशक हैं उनके चेहरों पे थोड़ी मुस्कुराहट आई है। कम से कम ये है कि नतीजों को देख करके जो दिग्गज नतीजे हमने देखे इन्फोसिस के, टीसीएस के, एसएल-टेक के, तो ये तो लग रहा है कि थोड़े कुछ हरे निशान दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से हायरिंग को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं कि जहां पर छटनी हो रही थी वहां पर अब हायरिंग की बातें हो रही हैं। क्या आईटी शेयरों की साइकिल दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? नहीं, बॉटम हो गया उनके रेवेन्यू मॉडल्स का, और अब एआई बहुत टेक ऑफ करेगा, यूज केस बनेंगे एआई के। 80% से ज्यादा कंपनियां कह रही हैं कि हम एआई यूज करना चाहेंगे। तो आपको अब लेके जाना है भाई, ऐसे रिटेलर के लिए मैंने किया, बैंकिंग के लिए किया, एनबीएफसी के लिए किया, ऐसे इंश्योरेंस के लिए, ये 20 यूज केस हैं मेरे पास, मैं आपके लिए इंप्लीमेंट करूं। अब यह है कि कंपनियां धीरे जा रही हैं। आज एक रिपोर्ट निकल आई कि ज्यादातर जापानी कंपनियां कह रही हैं हमें एआई अभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ठहराव देख के
उनका नेचर ऐसे है कि कंजर्वेटिव रहते हैं। बट अमेरिकन कंपनी आप देखें, यूरोपियन कंपनियां बोल रहे हैं भाई प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो, या हमारा उत्पादन का कॉस्ट अगर आप घटा सकते हो तो ले आओ, बताओ और दिखाओ केस। तो वो लेवल अभी हम पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से अच्छा ग्रोथ आएगा। सेक्टर रोटेशन आईटी फेवर में आ रहा है। अच्छा टाइम है आईटी में निवेश करने का। जी सर, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, अभी तक जो भी आपने Q1 के नंबर्स देखे हैं, क्या आपको वो संतोषजनक लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वो बाज़ार की जो स्थिति है उसको जस्टिफाइड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं? ये अभी Q1 नतीजों को देखते हुए, हालांकि भी बहुत सारी नंबर्स आने बाकी हैं, उनको देखते हुए बाज़ार की दिशा आने वाले अगर हम 2 4 6 महीनों की बात करें तो कैसी दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता है पहले एक करेक्शन आएगा, उसके बाद बाज़ार अगली चाल चलेगा? विदेशी निवेशकों की हालांकि बीच बीच में खरीदार बन रहे हैं, लेकिन जो एक SIP से जो अमाउंट आ रहा है वो बाज़ार को गिरने नहीं दे रहा है। अब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का हर महीने पैसा आ रहा है और कुछ ना कुछ खरीदना है, इसी वजह से शायद वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई हो गई है। तो ऐसे में बाज़ार में रणनीति बनाए कैसे? बहुत लोग हमारे पास सवाल भेजते हैं कि आप तो कह रहे थे बाज़ार में गिरावट आएगी, हम तो बेवकूफ़ बन गए, हम तो खरीद ही नहीं पाए। तो अब इस तरह के अब हर व्यक्ति एक्सपर्ट भी हो गया है। तो ये सब टिप्पणियां रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रही हैं और नए डीमैट अकाउंट वाले जो लोग खोल रहे हैं उन्होंने कोई बड़ी गिरावट देखी नहीं, एक तरफा रैली वो देख रहे हैं। तो वो उनके आप लिए क्या सलाह रहेगी? जी वो दो तीन महीने आ गया ना, 10% करेक्शन खाली हो जाएगा सर। अब सब फिक्स डिपॉजिट में वापस चले जाएंगे। ये एलसी गुप्ता जी की रिपोर्ट होती थी 1990 के दशक में, जो बताते थे कि हर भारत के हर साइकिल में नए लोग आते हैं और इतना पैसा गवाते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में वापस चले जाते हैं। उसके बाद अब क्या है कि पिछले 15-20 सालों में म्यूचुअल फंड एटलीस्ट आ गए, ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, फाइनेंशियल एडवाइजर समझाने के लिए आ गए, और आपके पास नॉलेज आ गई ऑनलाइन से भी। तो हर आदमी आपने कहा एक्सपर्ट है, इसलिए हम कोई एडवाइस देते नहीं है। मेरी सोच ये है एक गिरावट तो आनी है, क्योंकि वो प्रॉफिट तो जस्टिफाई नहीं कर रहे वैल्यूएशंस को। हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, ऑर्डर बुक्स की तरफ देख रहे हैं, और संभावित ऑर्डर बुक्स की तरफ देख रहे हैं। तो वो प्रोजेक्टेड ऑर्डर बुक्स और फिर वो प्रोजेक्टेड एग्जीक्यूशन देख के वैल्यूएशन लगे हुए हैं। ठीक है, मार्केट फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म रहता है, वो ठीक है, बट इतना ऑप्टिमिज्म जब मार्केट भरता है तो बबल बनता है। हम बबल में नहीं है, यूफोरिया कोई नहीं है, क्योंकि हर आदमी कह रहा है अभी गिरा अभी गिरा, तो इसलिए नहीं गिरता है मार्केट। मार्केट तब गिरेगा जब मैक्सिमम पेन वो दे पाए। तो वो टाइम होता है जब बिल्कुल ही यूफोरिया हो, जब सब आदमी ट्रेडिंग पे लगे हों। वो आया है, बट फिर भी हमारे साइज ऑफ इकोनॉमी के बनिस्बत इतना बड़ा नहीं आया। तो 5-6% हाउस होल्ड सेविंग्स आ रही हैं कैपिटल मार्केट्स में, कोई इतना बड़ा नहीं है। यूएस जैसा 40-50% पहुंचने में डिकेड्स लग जाएंगे हमें। तो गिरावट होनी लाजमी है। आती है नहीं आती कहना मुश्किल है। वो थ्योरी है। प्रैक्टिस में जैसे आप कह रहे हैं SIP अगर 20,000 करोड़ आ रहा है, वहाँ EPFO भी डाल रहा है, इंश्योरेंस भी डाल रहा है साथ में, और ये गोरा पैसा भी आएगा, आना शुरू हो गया और तेजी से आएगा। जब रेट कट होते हैं तो इमर्जिंग मार्केट की तरफ आता है। तो गिरना वो मुश्किल लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है, बट फिर वो क्या है, बबल बन जाता है। तो अभी रेलवे डिफेंस में कहूंगा बहुत बड़ा बबल बन गया था। अभी पिछले 2-3 दिन में जो गिरावट आई है, अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो वो बजट के बाद आती गिरावट, बजट से पहले आ गई तो आप स्ट्रॉन्गर जा रहे हैं बजट के अंदर, वो अच्छा तरीका है, उसमें आना ही है, क्योंकि 100 PE वगैरह आप चला नहीं सकते फिर कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और अब अभी के हालात को देखते हुए आपने कहा रेलवे, पावर और डिफेंस में एक बबल बन गया है। IT शेयरों में अपॉर्चुनिटी अब जो है बॉटम आप कह रहे हैं पूरा हो गया है और वहाँ पर अब ये साइकिल चेंज होती हुई IT शेयरों में खरीदारी का समय लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके अलावा सर भविष्य के लिए अब कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि अगला जो सेक्टर रोटेशन होगा वो किस तरफ हो सकता है? क्योंकि PSU की रैली देख ली हमने, उसमें ऑटो, उसमें माफ़ कीजिएगा, पावर, रेलवे, डिफेंस सारे आ गए, इवन PSU बैंक भी काफ़ी अच्छे चले। वहाँ पे सर आपको अब भविष्य के लिए कौन सा सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर जो है लोगों की नज़रें होनी चाहिए?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, 11 लाख करोड़ सरकार से आ रहा है। प्राइवेट कैपेक्स कभी तो रिकवर करेगा, लग जाए शायद साल और लगेगा। जैसे आपको कैपेसिटी पूर्ण होते दिखे, अब सीमेंट जैसा क्षेत्र है वहां तो नई कैपेसिटी आती जा रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड दोनों कर रहे हैं, इसलिए वो सेक्टर बढ़ना ही मुश्किल है। चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत फोकस आ रहा है, आवास योजना से बहुत फोकस आ रहा है, ग्रामीण योजनाओं से फोकस आ रहा है सीमेंट पे, बट कैपेसिटी इतनी लोगों ने लगा दी और ऊपर से जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ गई, तो फिर वाजिब नहीं है वैल्यूएशंस। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों बनाने वालों में, पावर में, इन सब में आपको मौके मिलेंगे और इनको फाइनेंस करने वाले, अब आवास योजना अगर 5 करोड़ मकान बोलते हैं, 3 करोड़ बोला ऑलरेडी, लगता है बजट में 2 करोड़ और की घोषणा हो जाएगी एडिशनल, तो 5 साल में 5 करोड़ मकान अफोर्डेबल अगर आ रहे हैं, साथ में सब्सिडी सरकार दे रही है, तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग के हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ये अच्छा चलना चाहिए। बैंक्स करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री और इकोनॉमी चलती है बैंक्स के ऊपर। रियल एस्टेट की साइकिल शुरू हुई है, अगेन वो बहुत तेजी से आगे भाग गई और 3-4 सालों की ग्रोथ हम खा गए प्राइसेस में। अब प्राइसेस थोड़े डावाडोल हो रहे हैं और करेक्शन आने दीजिए, बट रियल एस्टेट अच्छा रहेगा। और साथ में पावर तो मैंने कहा ही, एफएमसीजी लौट के आएगा। एफएमसीजी में अगर वैल्यूएशन की बात है, स्पेशली एमएनसी एफएमसीजी इतना हाईली वैल्यूड रहता है, बट रूरल डिमांड जब लौटती है तो टू व्हीलर, स्टार्टिंग 4 व्हीलर, ट्रैक्टर मेकर्स और आपका एफएमसीजी ड्यूरेबल्स वाली कंपनियां, ये सब चलेंगे। तो भारत का मेगा ट्रेंड है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन की कोई भी कंपनी अच्छी चलनी चाहिए, ऑटो हो या स्टेपल्स हो या ड्यूरेबल्स हो, सब अच्छा करेंगे। इनको कंजम्पशन को फाइनेंस करने वाले बैंक्स और एनबीएफसी ये करेंगे, और कंजम्पशन से निकल के जो पैसे आते हैं, सेविंग्स बटोरने वाले, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेजेस, ये सब भी अच्छा करेंगे। चलिए सर, बड़ी लंबी फहरिस्त आपने बताई है, बैंकिंग, इंफ्रा, रियल्टी, इसके अलावा एफएमसीजी का जिक्र आपने किया। एफएमसीजी के लिए एक बड़ी चिंता रूरल डिमांड को है लेकर के है। इस बार अच्छे मानसून की उम्मीद में हमने देखा फिर से एफएमसीजी शहरों में थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो मानसून के नंबर्स जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है बहुत अनइवन से दिखाई दे रहे हैं। और साउथ में अगर हम देखें, मध्य भारत में हम देख रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात हैं। नॉर्थ इंडिया में अभी भी मानसून जो है डेफिसिट की स्थिति बनी हुई है। ये जो है, ये क्या आपको कुछ आशंका, कुछ डरा रही हैं ये चीज़ें क्या? दूसरा, एक जो बड़ा परिवर्तन हमने देखा कि हाई एंड गाड़ियाँ, हाई एंड रियल्टी शहरों में भी लोगों के प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मध्य वर्ग कार लेना चाहता है वो नहीं ले पा रहा है। महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, महंगे मकान बिक रहे हैं। ये सर, ये जो के शेप रिकवरी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, उससे क्या कुछ खतरा दिखाई दे रहा है क्या आपको? है, बहुत बड़ा खतरा है। भारत का जो इनइक्वालिटी है, देखिए जब एसेट इन्फ्लेशन आता है ना, तो जिसके पास मकान है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी निवेशक है, उसको तो बहुत फायदा हुआ है। तो 60-70 लाख करोड़ अगर रिटेल निवेशक हैं जो मार्केट में, उनका पोर्टफोलियो बढ़ गया है पिछले 5 साल में। सोचिए कितना वेल्थ क्रिएशन हुआ है जो निवेशक क्लास है, बट वो कितनी बड़ी क्लास है, वो आपकी 3-4% पॉपुलेशन है। फिर एक 20% पॉपुलेशन ले लीजिए जो कंज्यूमिंग क्लास है। उसके बाद आप सब सहारन अफ्रीका में आ जाते हैं, जो 15,000 20,000 रुपए से कम महीने का वेतन है जिनका, और उसके नीचे फिर आप गांव वगैरह में जाओ तो कुछ ज्यादा जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, वो छोड़ दीजिए ग्राम के प्रधान वगैरह जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, बट जो आपके लैंडलेस लेबर है और एग्रीकल्चरल टेनेंट है जो, वो तो 1 लाख भी नहीं बना पाते साल का। तो इन सबको ग्लोबल चेन में लेके आना है और उनकी कंजम्पशन बढ़ नहीं सकती। कल भी मोहनदास पाई ने बहुत अच्छा बयान दिया, बोले 80% आपके जो वर्किंग क्लास है वो 20,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। अब 4 लोग अगर किसी के घर में हो, 20,000 में वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या किराया देंगे, क्या करेंगे, और इमरजेंसी के लिए क्या पैसा रखेंगे। तो सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं की हैं, आयुष्मान है, और फिर ये जो स्ट्रेट सब्सिडीज डोल आउट्स हर सरकार दे रही है,
किसान योजना है, 6,000 रुपए जा रहे हैं किसानों को, वो अब 9 लाख 10 लाख होने की उम्मीद है इस बजट में। ये बहुत जरूरी है, बॉटम ऑफ द पिरामिड। और पिरामिड तो हम है ही नहीं, हमारा बॉटम ऑफ द सिलेंडर की आप बात कर लीजिए कि एक छोटी सी टोपी है 1% लोगों की, जो कि यूरोप के लोगों के मुकाबले है, इतने वो सक्षम है। वो प्रीमियम कंज्यूमर है, क्योंकि वो भी 1-1.5 करोड़ की का एक तबका है, तो वो प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं। फिर आपके बीच में है 20 करोड़ जो आपके इंडोनेशिया लेवल के हैं, और फिर सब सहारन अफ्रीका आ जाता है बड़ी जल्दी, जो बेचारे हैंड टू माउथ है, बहुत बड़ा आपका पॉपुलेशन। उनको ग्लोबल चेन में लाना, उनको ऐसी नौकरियां देनी है जो उनको 20,000 से 50,000 रुपए महीने के दे और उनको ग्लोबल चेन में लेके आए। और ये कोई सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। तो पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज्यादा आसान है 10-10 हजार आप बांटते जाएं चेक्स, जितने लोगों को दे सके, और ऑपोजिशन भी वही कह रही है। तो ये जरूर डिजास्ट्रस हो जाता है कंट्री के फाइनेंस के लिए ओवर लॉन्ग टाइम, और फिर लोग काम करना भी बंद कर देते हैं जब घर बैठे पैसे मिलने लग जाते हैं। बट ये अब जरूरत आ गई है। तो कंजम्पशन किकर किस तरह से लाया जाए, उसके लिए जो टैक्स ही नहीं पे करता, उसके लिए जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, मिडिल क्लास के लिए आप ला सकते हैं टैक्स कट दे के, बट वो टैक्स मल्टीप्लायर विपुल जी हर वक्त कम रहता है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ज्यादा रहता है। तो अगर आप गरीब के जेब में पैसा डालेंगे बनिस्पत टैक्स कट देने, टैक्स कट आता है तो लोग बचा लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, खपत नहीं होती। बट जब आप एक्सपेंडिचर के लिए डालें, 10,000 रुपए आप जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है बेरोजगार युवकों को, या ये जो महिलाओं के लिए 1,500 का है, क्यों लोग इतने एक एक दिन लगा रहे हैं लाइनों में वो फॉर्म भरने के लिए, और उनके आप इंटरव्यूज देखे कह रहे हैं ये 1,500 रुपए मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो फिर आपको रियलाइज होता है कि कितना इनइक्वालिटी है, कि एक जगह लोग हजारों करोड़ों पे बैठे हुए हैं और एक जगह है जिनके पास 5,000 रुपए भी अकाउंट में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है इसको इनको कहीं पे तालमेल लाना, और विदाउट रेजिंग टैक्सेस, क्योंकि टैक्स आपने जो टैक्स पे कर सकता था, देखिए 7 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड हैं जो रिटर्न भरते हैं, उसमें से केवल 1.4 करोड़ हैं जो सारा इनकम टैक्स भर रहे हैं। 3.4% इनकम टैक्स है आपके जीडीपी का। कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स पे किया जा रहा है, जीएसटी से ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स पे किया जा रहा है। बट वो तबका है 1% ऑफ योर पॉपुलेशन, उनका आप कितना खून चूसेंगे? अगर आप जीएसटी भी देख लें, आप सैलरीड आप है ना, नौकरी पेशा, आप देखिए, बिल्कुल। आप 30% वो भरते हैं, 18% आप जीएसटी भरते हैं, सेस वगैरह लगा लीजिए, 50% टैक्स पे आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मध्यम वर्ग के ऊपर निश्चित रूप से बोझ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाएँ इसी में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। एजुकेशन की हो गई या मेडिकल की हो गई, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। पर वो एक बड़ा खर्चा जो है लोगों के ऊपर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस बजट में जो है इन तमाम पहलुओं को सरकार ध्यान में रखेगी। और मध्यम वर्ग के बारे में जैसा आपने कहा कि वो वोटर तो होता नहीं है, तो सरकारें भी थोड़ा कम ध्यान देती हैं। सरकार उस पर भी ध्यान दे, रिफॉर्म पर ध्यान दे, रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दे, ताकि बाजार पर भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सके। और वैल्यूएशन को लेकर के आपने बता ही दिया है कि बाजार अभी महंगा है, एक गिरावट तो आएगी। अजय सर, आपसे बात करते हुए लग नहीं रहा था कि बात हो रही है, और मुझे अभी बताया गया कि नहीं, समय ज़्यादा हो गया है, धन्यवाद कर दिया जाए आपको। तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखे होंगे, और उम्मीद करते हैं आगे भी। ये एक्सपीरियंस एंकर की बात है, नहीं तो आजकल तो टीवी पे जो नए नए आ जाते हैं लोग, वो तो बोलने ही नहीं देते, एक सेंटेंस के बाद वो हाँ 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 शुरू, आप बोलने देते हैं तो हम कुछ बोल पाते हैं। अब देखिए सेबी ने ऐसे रूल बना दिए, हम जैसे लोग जाके किसी को एडवाइस नहीं कर सकते। मुझे सेबी का सर्टिफिकेशन लेना नहीं है,
मैं चाह कर भी किसी को नहीं बोल सकता हूँ। फैमिली वाले भी पूछते हैं भाई कहीं डालना है पैसा, मैं कहता हूँ ये मेरा दोस्त है, ये सर्टिफाइड है, ये आपको बता देगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो हमारे जैसे लोगों को चांस मिलता नहीं, आप बुला लेते हैं, तो अरे आपका सर, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका सर। ये और वाकई में मतलब बहुत कुछ सीखने को, मतलब हर रोज़ जब भी आपसे बात होती है तो सीखने को मिलता है। बस उम्मीद खाली यही करते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हमें जैसे लोगों को देते रहिए, ताकि अब जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन जिसको अभी सिर्फ पैसा बनता दिखाई दे रहा है, वो सही तरीके से सोच समझ करके निवेश कर सके, ताकि उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और सभी लोग बाजार से भी पैसे कमाएं और ऐसे भी जो है सुरक्षित निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बजट पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं और बजट के दिन लगातार मनी 9 के साथ बने रहिएगा। सुबह से शाम तक तमाम सारे एक्सपर्ट, तमाम सारे लोगों की बातचीत हम आपको बताते रहेंगे और एक एक खबर का विश्लेषण, चाहे वो बाजार पर हो, हमारे आपके जीवन पर हो, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।